हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है MDM यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं भारत की जलवायु। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट जो है बना दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था जलवायु के बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे उसके बाद की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जलवायु होती क्या है, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो जलवायु मैंने आपको क्या बताया था भी, जलवायु क्या होती है। जलवायु में केवल आपको इतनी ही बात याद रखनी है, किसी क्षेत्र विशेष की लंबी अवधि की वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं, ठीक है। तो लंबी अवधि की वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है, जलवायु। अब देखो वायुमंडलीय दशाओं में किन्हें शामिल करते हैं अपन, इसमें शामिल किया जाता है तापमान को, वर्षा को, वायु को, वायु दाब को और आर्द्रता, ठीक है। ये पांच क्या होते हैं, जलवायु के तत्व भी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं क्लाइमेट के एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट भी बोल देते हैं। अब देखिए, इसमें केवल इतनी ही बात याद रखनी है, लंबी अवधि की वायुमंडलीय दशा क्या कहलाती है, जलवायु। और आपको पता चल गया वायुमंडलीय दशा में किनको शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मौसम, ठीक है। मौसम में क्या होता है भी, जब ये छोटी अवधि के लिए बनी रहती है, किसी क्षेत्र विशेष में छोटी अवधि की वायुमंडलीय दशा क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है, मौसम, ठीक है। अब मौसम के एलिमेंट्स की बात करें, वो भी क्या होते हैं, यही होते हैं तापमान, वर्षा, वायु, वायुदाब और आर्द्रता, ठीक है। अब मैंने इसके बाद आपको बताया था भी, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला कारक जो है समुद्र तल से ऊंचाई, मैंने आपको बताया था। दूसरा बताया था समुद्र से दूरी। तीसरा मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा से दूरी। चौथा मैंने आपको बताया था पर्वतों की दिशा। फिर बताया था पर्वतों की स्थिति। फिर मैंने आपको क्या बताया था, पवनों की दिशा बताया था। आगे बात समझ में। और इनकी डिटेल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर करवा दी थी। इतनी बात क्लियर है। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, फिर मैं उस पॉइंट को वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखो, जलवायु हो गया, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। आज हम बात करेंगे भारत की ऋतुएं, ठीक है। भारत की ऋतुएं, जिनको अपन बोलते हैं सीजन। भारत में कौन कौन से सीजन आते हैं, ठीक है। तो देखो, जितने भी मौसम वैज्ञानिक है भारत के, उन्होंने क्या किया है, भारत का जो वर्ष है, एक वर्ष, उसको 4 भागों में डिवाइड किया, यानी कि 4 ऋतुओं में बांटा है। कितनी ऋतुओं में बांटा है, 4। अब देखिए वो ऋतुएं कौन कौन सी है। अगर हम फर्स्ट नंबर पर बात करें तो सबसे पहले आती है शीत ऋतु, ठीक है। अगर अपने दूसरी बात करें तो आती है ग्रीष्म ऋतु। तीसरी अगर हम बात करें तो आता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, ठीक है। चौथी अगर हम बात करें तो आती है शरद ऋतु, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इन चारों के नाम पता होने चाहिए कि भारत में कितनी ऋतुएं हैं। तो आप ये बताओगे भाई, शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शरद ऋतु है। 4 ऋतुएं जो है, 4 सीजन जो है हमारे भारत के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात ये आती है भी, हमें ये पता चल गया भी शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, तो इनका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था भी, जितने भी वैज्ञानिक हैं, चाहे मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया है, पूरे भारत के वर्ष को 4 ऋतुओं में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो शीत ऋतु का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, तो आपने याद क्या रखना है, दिसंबर
टू फरवरी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ग्रीष्म ऋतु की, तो मार्च टू मध्य जून। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्षा ऋतु की, रेन सीजन जिसको अपन बोलते हैं, मध्य जून टू मध्य सितंबर। ठीक है, शरद ऋतु की बात करें अपने, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है मध्य सितंबर से दिसंबर तक। ठीक है, अब देखिए जिस महीने से मैंने इसको शुरुआत की थी, अंत में उसी महीने पर मैंने देखो उसको खत्म कर दिया, जो लास्ट वाली जो है ऋतु है। ठीक है, अब देखिए शीत ऋतु को याद रखना है दिसंबर से फरवरी, यानी कि कितने महीने हो गए, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया और फरवरी। जैसे ही फरवरी खत्म होता है तो कौन सी आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु, यानी कि मार्च से मध्य जून, जून का आधा महीना यानी कि 15 जून तक। अब देखिए वर्षा ऋतु की अगर बात करें, मध्य जून यानी कि 15 जून से 15 सितंबर यानी कि मध्य सितंबर तक। उसके बाद अगर बात करें शरद ऋतु की, तो मध्य सितंबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। ठीक है, और आपने याद भी इनको इसी वे में करना है, आप यूं याद मत करना कि शरद ऋतु को पहले ले आए फिर वर्षा ऋतु को ले आए, फिर क्या होगा, महीने ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने शीत ऋतु को याद रखना है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु को, फिर वर्षा ऋतु को, फिर शरद ऋतु को। अब देखो इधर जितने भी मंथ है उनका भी क्रम चल रहा है, दिसंबर से फरवरी, मार्च से मध्य जून से मध्य सितंबर, मध्य सितंबर से दिसंबर। अगर इनको ऊपर नीचे करेंगे तो ये मंथ भी क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इनको क्रम वाइज ही आपने क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अब देखो अब हम हर ऋतु को विस्तार से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं, पहली जो आ रही है, पहली ऋतु आ रही है, कौन सी आ रही है, शीत ऋतु। ठीक है, अब देखो इन ऋतुओं को हल करने से पहले, इनके बारे में जानकारी लेने से पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भी, आपको एक तो तापमान के बारे में पता होना चाहिए, एक वायुदाब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और एक जो हवाएं जो होती है, विंड जो होती है, जिनको अपने पवन बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात आपने याद रखनी है तापमान और वायुदाब के बारे में। ठीक है, अब देखो अगर तापमान कम है तो वायुदाब कैसा हो जाएगा, उच्च। तो कहने का मतलब है दोनों में जो रिलेशन पाई जाती है अपोजिट पाई जाती है, यानी कि एक दूसरे का क्या होते हैं, ये उल्टा होते हैं। तापमान कम है तो वायुदाब उच्च हो जाएगा। ठीक है, अगर तापमान उच्च है तो वायुदाब कैसा हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक बात आपने और क्या याद रखनी है कि पवनें जो हम होती है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ठीक है, यह बात भी आपको पक्की याद रखनी है। ठीक है, हवाएं किस ओर से किस ओर चलती हैं, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध पाया जाता है, तो अपोजिट, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, ये विपरीत होते हैं। अगर तापमान कम है तो वायुदाब कैसा होगा, उच्च। अगर तापमान उच्च है तो वायुदाब कैसा होगा, निम्न। आगे बात समझ में। अब देखो हम विस्तार से चर्चा करेंगे किसकी, शीत ऋतु की। ठीक है, अब देखो हमने अभी तक 4 सीजन जो है उनके नेम पढ़े थे। ठीक है, कि उनके क्या नाम है, उनका टाइम पीरियड क्या है। अब उनकी हम विशेषताओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जितने भी सीजन है उनके अंदर हमने क्या करना है, इन 4 चीजों को पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूं। हर सीजन में वही चीजें हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तापमान की, हर सीजन में तापमान देखेंगे, दूसरा वायुदाब देखेंगे, ठीक है, तीसरा पवनें देखेंगे, और चौथा पॉइंट क्या देखेंगे, वर्षा। आगे बात समझ में।
अब देखो, अगर हम शीत ऋतु का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे तापमान के बारे में, ठीक है, फिर वायुदाब के बारे में, फिर पवनों के बारे में, फिर वर्षा के बारे में। यही कंडीशन जो है ग्रीष्म ऋतु में रहेगी, तापमान, वायुदाब, पवने और वर्षा। यही कंडीशन जो है किस में रहेगी, वर्षा ऋतु में, तापमान, वायुदाब, पवने और वर्षा। और यही स्थिति जो है वो शरद ऋतु के अंदर भी रहेगी, तापमान, वायुदाब, पवने और वर्षा, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलते हैं शीत ऋतु में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले शीत ऋतु की बात करते हैं। भाई शीत ऋतु का जो टाइम पीरियड, जो समय होता है, वो मैंने क्या बताया था आपको, दिसंबर से फरवरी तक होता है, ठीक है। इस वक्त भारत में अपने बात करें आकाश की, आसमान की, ठीक है, वातावरण की बात करें तो कैसा रहता है, स्वच्छ रहता है, ठीक है, क्योंकि शीत ऋतु का टाइम होता है। और हवाएं जो चलती है इस ऋतु में वो स्थल से जल की ओर चलती है। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हो गया, अभी वर्षा कैसी होती है शीत ऋतु में, भारत के अंदर वर्षा क्या होती है, कम होती है। आगे बात समझ में? भी क्या बताया मैंने आपको, पहले तो समय बता देंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि आकाश कैसा रहता है, स्वच्छ रहता है, शीत ऋतु होती है, ठीक है। और हवाओं का जो रुख होता है वो मैंने आपको बता दिया कि स्थल से क्या होता है, जल की ओर होता है, जिसके कारण शीत ऋतु में वर्षा बहुत ही कम होती है। आगे बात समझ में? अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, तापमान, ठीक है। अब देखो तापमान की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, जब शीत ऋतु का टाइम होता है तो भारत में तापमान की बात करें तो कम होता है, ठीक है। उससे पहले आपको एक बात और याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, इस मैप के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो कर्क रेखा बिल्कुल यहां से होके निकलती है, ठीक है, 23.5, और यहां से जो है भूमध्य रेखा निकलती है जिसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है। हम बात कर रहे हैं तापमान की शीत ऋतु में, ठीक है। एक बात याद रखना, जब भारत में शीत ऋतु होती है, ठीक है, तो सूर्य की जो स्थिति होती है वो मकर रेखा पर होती है। किस पर होती है? मकर रेखा पर। आगे बात समझ में? अब देखिए शीत ऋतु की बात कर रहे हैं हम, तापमान कैसा रहता है? कम। अब देखिए ये तो हो गया नॉर्थ भारत, ये क्या हो गया साउथ भारत, ये हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया वेस्ट। और एक बात मैंने आपको प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर ये बताई थी भी, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो सिंपल सी बात है, जब हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाएंगे तो तापमान कैसा होगा? देखिए अब यहां पर तापमान क्या होगा, ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखिए तापमान की बात कर रहे थे, तापमान कैसा होता है शीत ऋतु में, भारत के अंदर क्या होता है, कम होता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। अब देखिए महीनों की बात करें, अगर दिसंबर की बात करें या अपन जनवरी की बात करें, ठीक है, ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें तापमान क्या होता है, अत्यधिक कम होता है। यानी कि अपने ये भी कह सकते हैं कि सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। अब देखिए अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो ये उत्तर भारत है, ये सारा, यहां पर जो तापमान होता है 28 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री, 28 नहीं, गलती से हो गया वो, 8 डिग्री से लेकर कितना होता है, 21 डिग्री तक होता है उत्तर भारत में तापमान, ठीक है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहां पर तापमान जो होता है 21 डिग्री से लेकर कितना होता है, 26 डिग्री तक होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां तो तापमान ज्यादा होता है, क्यों, भूमध्य रेखा के पास है ये, ठीक है। और यहां पर तापमान जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। एक बात और याद रखना, जो ये पर्वत एरिया है, पर्वतीय एरिया, ठीक है, जितने भी ऊंचे भाग हैं
ठीक है, यहां पर तापमान क्या हो जाता है, और कम हो जाता है, तापमान क्या हो जाता है, और कम हो जाता है, और जितने भी ऊंचे शिखर हैं वहां पर क्या जम जाती है, बर्फ जम जाती है। आगे बात समझ में, इतनी बात जो है आपने तापमान के अंदर याद रखनी है। क्लियर हो गया तापमान सभी का? कौन सा महीना ठंडा होता है, तापमान कैसा होता है, उत्तर भारत में 8 से 21 डिग्री तक होता है, ठीक है, औसत तापमान, और दक्षिण भारत की बात करें तो 21 से लेकर कितना होता है, 26 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि उत्तर भारत की बात हमने अलग कर ली, दक्षिण भारत की बात क्या कर ली, हमने अलग कर ली। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात क्या आती है, भी दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है वायुदाब। अब देखिए वायुदाब की बात करें, और इधर हम क्या बना लेते हैं, हमारा भारत, शॉर्टकट में बना लेते हैं दक्षिण भारत, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर के आगे कर्क रेखा आगे। ठीक है, अब वायुदाब की बात कर रहे हैं, तो भारत में तापमान कैसा होता है, शीत ऋतु में तापमान कम हो गया, तापमान क्या हो गया, कम, तो सिंपल सी बात है वायुदाब कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है, वायुदाब कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो हम वायुदाब की बात कर रहे हैं, ऋतु कौन सी चल रही है, हमारी शीत ऋतु चल रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई भारत में वायुदाब की कैसी कंडीशन होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वायुदाब कैसा पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु का टाइम है, तापमान भारत के अंदर कम है, तो वायुदाब कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। अब इसके विपरीत अगर हम बात करें, ये क्या है, हिंद महासागर, ये क्या हो गया, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर हो गया। इधर क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या हो गया, अरब सागर। ठीक है, एक बात और आपने याद रखनी है, जो कंडीशन स्थल पर है ना, उससे अपोजिट कहां होगी, जल भाग में होगी। ठीक है, यानी कि अगर लैंड एरिया की बात करें या ओशियन की बात करें, दोनों में जो कंडीशन होगी एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। कैसे? अगर शीत ऋतु में भारत के अंदर तापमान कम है, वायुदाब उच्च है, तो हिंद महासागर की बात करें तो तापमान कैसा होगा, तापमान क्या होगा, अधिक, या जिसको अपन बोलते हैं उच्च। ठीक है, और वायुदाब कैसा हो जाएगा। अब देखो, क्या ये वाली कंडीशन और इस वाली कंडीशन में विपरीत संबंध नहीं है? है। अब देखिए तापमान कम है, यहां पर तापमान अधिक है, वायुदाब उच्च है, तो यहां वायुदाब कैसा हो गया, कम। और मैंने आपको बताया था कि दोनों में कंडीशन जो होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल उल्टा होती है, विपरीत होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो वायुदाब की बात कर रहे थे, शीत ऋतु का टाइम है, तापमान कम है, और वायुदाब की कंडीशन क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। उसके अपोजिट बात करें अपन अरब सागर में या हिंद महासागर में, तापमान अधिक हो जाएगा, वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मैंने आपको एक बात यह भी बताई थी भी पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो हवाएं सिंपल सी बात है किस चलेगी, यानी कि स्थल से कहां चलेगी, जल की ओर चलेगी। ठीक है, अब देखिए कई बार ये पूछ लेता है भी भारत में सबसे ज्यादा उच्च जो वायुदाब होता है वो कहां पर होता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना भी थार का जो मरुस्थल है, ठीक है, थार का मरुस्थल, ठीक है, थार मरुस्थल में भारत के अंदर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, उच्च वायुदाब पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सर्वाधिक उच्च वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। भाई अगर पूछ लिया जाए भारत में सर्वाधिक उच्च वायुदाब कहां होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल। ठीक है, अगर विश्व में पूछ लिया जाए तो शीत ऋतु में याद रखना विश्व में 3 ही जगह ऐसी है जहां पर वायुदाब जो होता है उसकी कंडीशन कैसी होती है, उच्च वाली होती है। एक तो याद रखना रूस के अंदर बैकाल झील, ठीक है, इसके पास वाला जो एरिया वहां पर वायुदाब कैसा होता है, उच्च होता है। दूसरा अगर अपने बात करें पेशावर का नाम सुना होगा, पाकिस्तान में है, यहां पर वायुदाब कैसा होता है, उच्च होता है।
और तीसरी अगर अपने बात करें थार मरुस्थल की, ये जो हमारे भारत में, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया भी, भारत के अंदर थार का मरुस्थल ऐसा है जहां पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी मुझे जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं तीसरा पॉइंट। इसके तीसरा पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है पवन। ठीक है, सबसे पहले तो बात आपने ये याद रखनी है भी शीत ऋतु में जो हवाएं चलती है उनकी गति जो होती है कम होती है। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन होती है, हमने किसको याद रखना है, दक्षिण भारत को याद रखना है। ठीक है, और मैंने कंडीशन आपको बताई थी भाई यहां पर तापमान कैसा हो जाएगा, तापमान कैसा हो जाएगा, कम है यहां पे भारत के अंदर, तो वायुदाब कैसा हो जाएगा, वायुदाब क्या हो गया, उच्च। अब इसके उल्टी कंडीशन कहां बनती है, अपोजिट बिल्कुल, वो बनती है जल भाग में, यानी कि हिंद महासागर में। यहां पर अगर तापमान की बात करें तो कैसा हो जाएगा, उच्च, और वायुदाब कैसा हो जाएगा, निम्न। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात शुरुआत में बता दी थी भी जो पवनें होती है, विंड जो होती है, हमेशा हाई एयर प्रेशर से कहां चलती है, लो एयर प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं। और देखो शीत ऋतु में जो पवनें चलती हैं वो लैंड एरिया से कहां चलती हैं, वाटर एरिया यानी कि जल की ओर चलती हैं। किस ओर चलती हैं, स्थल से जल की ओर चलती हैं। आगे बात समझ में, उसका रीजन मैंने आपको ये बता दिया, सब कुछ आपको ये याद रखना है, तापमान कम, वायुदाब उच्च। ठीक है, यही कंडीशन इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगी यहाँ पे, तो हवाएं कहां चलेगी, विंड हमेशा आपको पता है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। तो शीत ऋतु में हवाएं जो होती हैं स्थल से जल की ओर चलती हैं, इसी कारण शीत ऋतु में वर्षा कम होती है, स्थल से आती है, आर्द्रता कम होती है। ठीक है, जिस कारण भारत में शीत ऋतु में वर्षा क्या होती है, कम होती है। आगे बात समझ में, तो तीसरा पॉइंट पवनों वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, चौथा पॉइंट आ रहा है वर्षा, रैन। तो बात हम कर रहे हैं शीत ऋतु की। ठीक है, शीत ऋतु में हवाएं जो चलती हैं, ठीक है, स्थल से कहां चलती है, जल की ओर। ठीक है, जिस कारण हवाएं जो होती है स्थल से आने की वजह से ये क्या हो जाती है, शुष्क होती है, जिसके कारण वर्षा जो होती है सर्दियों में भारत के अंदर क्या होती है, कम। आगे बात समझ में, वर्षा कैसी होती है, कम होती है। इतनी बात आपने क्या याद रखनी है, इसके बारे में याद रखनी है ये दो, वर्षा कैसी होती है, कम। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बता दूं भाई, कई बार अगर पूछ लेता है भी शीत ऋतु में वर्षा जो होती है सर्वाधिक कहां होती है। ठीक है, जब इस तरह से स्थल से हवाएं आती है ना जल भाग की ओर, इधर क्या है, जल भाग, और ये क्या है, स्थल भाग। ठीक है, तो आपको पता है भी इधर भी पर्वत एरिया है, तो हवाएं इधर से जब आती हैं शुष्क होती है, थोड़ी बहुत वर्षा करती है, लेकिन जैसे ही बंगाल की खाड़ी में इंटर करती है तो यहां से क्या कर लेती है, आर्द्रता ग्रहण कर देती है, कर लेती है ना आर्द्रता ग्रहण, जल के ऊपर से आएगी तो आर्द्रता को क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है तमिलनाडु के बीच में से होके आती है, तो तमिलनाडु में क्या करती है ये वर्षा। तो सर्वाधिक वर्षा की अगर बात करें शीत ऋतु में तो कहां होती है, तमिलनाडु में होती है। कहां पर होती है, तमिलनाडु में। आगे बात समझ में, तो ये हमारा जो पॉइंट था शीत ऋतु वाला वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमने 4 पॉइंट देखे, वापिस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शीत ऋतु की बात कर रहे थे, तापमान मैंने आपको कैसा बताया था, कम होता है। दिसंबर और जनवरी में क्या होता है, तापमान सबसे ज्यादा कम होता है, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ठंडे महीने होते हैं। उत्तर भारत का तापमान मैंने आपको बताया था, दक्षिण भारत का तापमान मैंने आपको बताया था। आगे बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं हम
वायुदाब की। तो देखिए वायुदाब की कंडीशन, इस मैप को अगर हम देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वायुदाब की कंडीशन कैसी होती है, ठीक है। और पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से कहाँ चलती है, निम्न वायुदाब की ओर चलती है, जिस कारण जो पवनें होती है स्थल से कहाँ चलती है, जल की ओर चलती है। ये भाग जो हो गया सारा का स्थल एरिया, जिसको लैंड एरिया बोलते हैं, और ये वाटर एरिया हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया वर्षा के बारे में। शीत ऋतु में जो हवाएं होती है स्थल से जल की ओर चलती है तो वर्षा बहुत कम होती है, और शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होती है। क्यों होती है इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। हवाएं जो इस भाग से आ रही है, जैसी बंगाल की खाड़ी में आती है तो आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और आते हुए कहाँ बरस जाती है, वो तमिलनाडु के अंदर बरस जाती है, ठीक है। देखो अब जहां तक मेरे को ये उम्मीद है कि आपको शीत ऋतु की सारी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार वापस देखें। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और आगे का हम जो है पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।